हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, जो आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, नीट में भी आता है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो बच्चों आइए चलो शुरू किया जाए। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो, मोशन, फ्लो या मोशन, मतलब फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ हीट, मोशन ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स का जो शाब्दिक अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या है? फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो। तो मीनिंग जो हो गई फ्लो या मोशन ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी का जो चेंज होता है उसकी स्टडी करते हैं। मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज हो रहा होगा उसकी स्टडी हम किसके अंतर्गत करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। जैसे कोई सब्सटेंस है, किसी फेज में है, अगर उसका हम फेज चेंज करें, तो उस दौरान एनर्जी में जो चेंज हो रहा होगा उसकी स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी चेंज को पढ़ा जाता है किसी भी प्रोसेस के दौरान, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, उस दौरान जो एनर्जी में चेंज होगा उसकी स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं, उनको आपको जानना अति आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जाने सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम पूरे यूनिवर्स का वह पार्ट है जो अंडर स्टडी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। जैसे बच्चों देखो, ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक? इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब हमको ये देखना है कि पानी का टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है। तो आप बताइए, हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? पानी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहां जो पानी है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर स्टडी है, यही पानी क्या कहलाएगा? सिस्टम। और इसके पानी को छोड़ दिया जाए, बाकी जो भी चीजें हैं पानी को छोड़कर, वो सब सराउंडिंग कहलाता है। तो दो चीजें आप पहले याद रखें, सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो यूनिवर्स का जो पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज इन अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ दें तो जो कुछ भी एनवायरमेंट में आप देख रहे हैं वो सब क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। तो दो चीजें आपने जाना, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो व्हाट इज सिस्टम? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन, अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। क्लियर? दैट इज कॉल्ड सिस्टम। कप में चाय रखी हुई है, तो हम चाय को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर घट रहा है, कैसे कैसे घट रहा है। तो टी जो होगी वो क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। पानी में जो बोतल, अगर जो है पानी जो है किसी बोतल में रखे हैं, उसके टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं, या सिलेंडर में गैस रखे हैं, गैस का देखना है कि एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, तो अंडर स्टडी कौन है? गैस। तो गैस क्या कहलाएगा? सिस्टम। और बाकी जो भी एनवायरमेंट में है वो सब क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। तो जो सेकंड टर्मिनोलॉजी हम लोग जाने, सराउंडिंग। एवरीथिंग एक्सक्लूडेड ऑफ सिस्टम इन यूनिवर्स विल बी सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो जो भी चीजें दिखेंगी आपको यूनिवर्स में, क्लियर, वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। अच्छा, अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक और चीज होती है,
देखिए ध्यान से, ये वाटर जो अंडर ऑब्जर्वेशन था वो सिस्टम हो गया, बाकी सभी चीजें क्या होंगी, सराउंडिंग हो गई। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मतलब इस पानी और सराउंडिंग जो है इसके बीच में ये आपको दीवार दिखाई दे रही है, ग्लास वॉल जो है, ये क्या कहलाता है, बाउंड्री। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरफेस होता है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, बाउंड्री। अब ये बाउंड्री जो है ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, क्लियर, ये रियल बाउंड्री है। जिसको हम देख नहीं पाए, छू ना सके, दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री। तो आपने क्या सीखा, सिस्टम सराउंडिंग और सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होती है। वो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और वो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो रियल बाउंड्री होगी, क्लियर। जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो कैसी बाउंड्री होगी, इमेजिनरी। अब यहां पे देखिए ये ग्लास जो है, ये ग्लास कैसी बाउंड्री है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये जो ग्लास होगी वो कैसी बाउंड्री होगी, रियल बाउंड्री होगी। अब एक चीज और देखें आप, इस पानी के ऊपर भी एक बाउंड्री है जो सिस्टम को और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो इस पानी के ऊपर जो बाउंड्री होगी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको छू के देख के नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कैसी बाउंड्री होगी, इमेजिनरी बाउंड्री होगी। तो क्या बच्चों आप लोगों ने जाना कि जो बाउंड्री क्या है, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉल्ड बाउंड्री। सिस्टम सराउंडिंग को जो भी चीजें हैं सेपरेट करती हैं उनको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। और ये बाउंड्री जो होती बताया आपको, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग मिलके क्या बनता है, पूरा यूनिवर्स। क्लियर, सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग मिलके पूरा क्या बनता है, यूनिवर्स। रियल और इमेजिनरी बाउंड्री के अतिरिक्त बच्चों कुछ और बाउंड्री भी होती है। जैसे पहला है रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री का मतलब जहां पर वॉल्यूम जो है क्या हो, वॉल्यूम में किसी प्रकार की चेंज ना हो, नो चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम वही हो। जैसे हम एक हार्ड कंटेनर में, एक स्टील के कंटेनर में कोई गैस ले लें और उसका वॉल्यूम स्टील कंटेनर का जो है वो चेंज नहीं, जो इनिशियल वॉल्यूम रहेगा वो फाइनल वॉल्यूम रहेगा, क्लियर। तो यहां पर जो होगी बाउंड्री जो होगी वो कैसी बाउंड्री होगी, रिजिड, जिसमें इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, एक ही होगा। तो आप ये कहेंगे कि डिफरेंस जो इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो रिजिड बाउंड्री का मतलब जो ऐसा वॉल्यूम जिसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग न हो, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों एक ही हो, डेल्टा V इक्वल टू 0। दूसरी है नॉन रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री मतलब जिसमें किसी तरह की चेंजिंग हो सके। जैसे मान लो हम एक ये वेसल ले लेते हैं, इसके ऊपर देखो बच्चों एक पिस्टन ये लगा दिए, इसके अंदर मान लो गैस भरी हुई है, तो ये पिस्टन ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से सप्रेस करके उसको नीचे भी ला सकते हैं। तो यहां पर जो पिस्टन है वो मूवेबल है, तो पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। तो यहां जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, जो पिस्टन क्या है, ये भी तो बाउंड्री है। ये बाउंड्री कैसी है, फ्लेक्सिबल है, या यू कैन से नॉन रिजिड बाउंड्री। तीसरा एडियाबैटिक बाउंड्री, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटेड बाउंड्री। इंसुलेटेड बाउंड्री मतलब जो किसी प्रकार की ऐसी बाउंड्री जो किसी प्रकार की हीट का कोई एक्सचेंज न कर सके, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का किसी प्रकार का एक्सचेंज न हो सके, तो ऐसी बाउंड्री को हम लोग एडियाबैटिक बाउंड्री या इंसुलेटेड बाउंड्री कहते हैं। नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस सच टाइप्स ऑफ बाउंड्री। जैसे थर्मोफ्लास्क है, उसमें भाई थर्मोफ्लास्क में आपको पता है उसके अंदर चाय रख दी तो गर्म रहेगी, क्यों, क्योंकि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। सिस्टम से न तो सराउंडिंग में हीट जाएगी, न तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी। तो ऐसी बाउंड्री को एडियाबैटिक बाउंड्री कहते हैं जहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। और एक है लास्ट डायाथर्मिक
या कंडक्टिंग बाउंड्री। तो डायथर्मिक बाउंड्री क्या होती है, कंडक्टिंग बाउंड्री क्या होती है, बोलिए भाई, जहां से हीट का ट्रांसफर हो सके। हीट ट्रांसफर जो है अगर बाउंड्री से हो रही है तो ऐसी बाउंड्री को डायथर्मिक बाउंड्री कहते हैं। चलिए तो बच्चों, अब हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम के प्रकार समझें। सिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। वो ओपन सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर कर सके, एक्सचेंज कर सके, ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। सच अ सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग। अगर हम एक वेसल लेते हैं, ओपन वेसल, इस तरह से मान लेते हैं, इसमें हम वाटर ले लेते हैं। अब इसको ध्यान से, ये हमारा वाटर है, ये हमारा जो वाटर है वो सिस्टम हो गया, बाकी सभी चीजें सराउंडिंग हो गई, ये हमारी बाउंड्री है। अब बताइए बाउंड्री कैसी है, रियल है कि इमेजिनरी। ये जो वेसल की जो वॉल है ये कैसी बाउंड्री होगी, रियल बाउंड्री का मतलब आपको पता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये कैसी बाउंड्री होगी, रियल बाउंड्री होगी। अच्छा, लेकिन यहां पर देखिए जो ऊपर है, ऊपर की तरफ वाटर का जो ऊपरी वाला सरफेस, यहां इसके वाटर का जो ऊपरी सरफेस है, यहां भी एक बाउंड्री होगी। वो बाउंड्री कैसी होगी, इमेजिनरी बाउंड्री होगी। वो बाउंड्री कैसी होगी, इमेजिनरी होगी। ये जो वॉल है, वैसे का जो वॉल है वो रियल बाउंड्री होगा, और वाटर के ऊपर जो बाउंड्री होगी, वाटर के ठीक ऊपर जो वाटर को और सराउंडिंग को क्या करता है, सेपरेट कर रहा होगा, वहां पे जो बाउंड्री होगी वो कौन सी बाउंड्री होगी, इमेजिनरी बाउंड्री होगी। अब इस वेसल का जो वॉल है, मान लो ये कंडक्टिंग है, या ये जो बाउंड्री है ये कंडक्टिंग बाउंड्री है या डायाथर्मिक बाउंड्री है, इसको हम लोग कंडक्टिंग या डायाथर्मिक बाउंड्री बोलते हैं। डायाथर्मिक बाउंड्री के बारे में बताया था आपको हमने, जो हीट का एक्सचेंज कर सके, मतलब डायाथर्मिक बाउंड्री से हीट का एक्सचेंज हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो बाउंड्री है एक ऐसी बाउंड्री है डायाथर्मिक। अगर हम इस वेसल को हम गर्म करें, जब इसको हम हीट करेंगे तो निश्चित तौर पर वाटर जो होगा वेपर के फॉर्म में कहां जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा, मास का ट्रांसफर होगा। हीट सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकती है, या सराउंडिंग से कहां आ सकती है, सिस्टम में। मतलब इस सिस्टम को आप ध्यान से देखें, यहां पर मास और एनर्जी का ट्रांसफर जो है क्या हो सकता है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हो सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों एक बात और आप ध्यान से देखें, जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, वो 2 तरह से हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में आप जानेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफर 2 तरह से हो सकता है, एक तो हीट के फॉर्म में हो सकता है और दूसरा वर्क के फॉर्म में हो सकता है। क्लियर? अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो एक बात आप उसको जाने कि थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का ट्रांसफर 2 तरह से हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में हो सकता है या तो वर्क डन के फॉर्म में हो सकता है। अच्छा, सेकंड सिस्टम क्लोज सिस्टम। अपने आप बताइए भाई, क्लोज सिस्टम किसको कहेंगे? अगर हम इस वेसल को हम क्या कर दें, इसी वेसल को हम ऊपर से क्लोज कर दें, इस वेसल को जिसमें वाटर लिया हुआ था इसको क्लोज कर दें। तो आप बताइए, ये जो बाउंड्री है डायाथर्मिक है, बाउंड्री हमारी कैसी है, डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक बाउंड्री का मतलब बताइए भाई, ऐसी बाउंड्री जिससे हीट का ट्रांसफर क्या हो सकता हो, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा सकती हो या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ सकती है। क्लियर? लेकिन चूंकि सिस्टम क्लोज्ड है तो मास का एक्सचेंज नहीं होगा, सिस्टम से मास सराउंडिंग में नहीं जाएगा या सराउंडिंग से मास सिस्टम में नहीं आएगा, लेकिन हीट का एक्सचेंज हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं।
such a system which exchange only energy not mass as with surrounding, ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर हम किसी क्लोज वेसल में चाय को ले लें तो मास का ट्रांसफर सराउंडिंग में नहीं होगा या सराउंडिंग से मास सिस्टम में नहीं आएगा, लेकिन हीट का एक्सचेंज सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में हो सकता है। ऐसे सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों अब जो थर्ड टाइप है सिस्टम का वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जो सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता है। मतलब मास और एनर्जी का ट्रांसफर न तो सिस्टम से सराउंडिंग में होगा या सराउंडिंग से सिस्टम में होगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई वेसल है, अगर हम इसकी जो बाउंड्री है, अगर ये बाउंड्री एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक अगर बाउंड्री है या इंसुलेटेड बाउंड्री है तो होगा क्या, और ये बाउंड्री जो है इंसुलेटेड है, ठीक है, एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक बाउंड्री किसे कहते हैं? जो हीट का एक्सचेंज न कर सके सिस्टम से, न तो हीट सराउंडिंग में जा सके जिस बाउंड्री से, या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ना आ सके, तो ऐसी बाउंड्री को एडियाबेटिक बाउंड्री कहते हैं। वहां पर डेल्टा क्यू हीट, डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर? न तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी, न तो सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। तो ऐसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक बाउंड्री बोलते हैं। क्लियर? और चूंकि ये क्लोज्ड वेसल है तो निश्चित तौर पर मास तो जाएगा ही नहीं सराउंडिंग में, और बाउंड्री हमारी एडियाबेटिक है तो हीट भी सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का भी एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा थर्मस फ्लास्क में जो अगर हम चाय रखते हैं तो गर्म की गर्म चाय बनी रहती है, काफी देर तक गर्म बनी रहती है। क्यों? जो उसकी जो बाउंड्री होती है वो एडियाबेटिक होती है, अर्थात हीट का एक्सचेंज सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं होता है। और मास का भी एक्सचेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम थर्मस फ्लास्क को बंद करके रखते हैं तो मास का भी एक्सचेंज सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं होगा। चलिए एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। देखिए अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें क्या कि इसको ध्यान से देखें, आपको बताना है कि ये जो सिस्टम है ये क्लोज सिस्टम है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, इसकी जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड है या एडियाबेटिक है। ये जो बाउंड्री है एडियाबेटिक है या आप इसी को इंसुलेटेड भी बोलते हैं। इंसुलेटेड बाउंड्री है, मतलब इंसुलेटेड बाउंड्री का मतलब हीट का इसमें एक्सचेंज नहीं होगा, सिस्टम से न सराउंडिंग में हीट जाएगी न सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। ये हमारा एक पिस्टन लगा हुआ है, बाउंड्री हमारी जो है वो पूरी तरह से इंसुलेटेड है, हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। इसके अंदर मान लेते हैं कोई गैस भरी हुई है, ये जो पिस्टन है मूवेबल है। क्लियर? अब बताइए बाउंड्री जो है पूरी तरह से इंसुलेटेड है, अब बताइए सिस्टम क्लोज सिस्टम है कि आइसोलेटेड सिस्टम है? अब देखिए चूंकि मास का एक्सचेंज नहीं होगा, निश्चित तौर पर क्लोज है सिस्टम पूरा, और चूंकि हमारी बाउंड्री है वो एडियाबेटिक है तो हीट का भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो आपको लगेगा, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन ये पिस्टन मूवेबल है तो निश्चित तौर पर पिस्टन ऊपर भी जा सकता है या ऊपर से पिस्टन प्रेस करने पर नीचे भी आ सकता है। मतलब मास का तो यहां ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? सिस्टम जो है हमारा क्या है, यहां पर पिस्टन ऊपर से नीचे भी आ सकता है ऊपर से प्रेस करने पर, या तो नीचे से पिस्टन चूंकि मूवेबल है ऊपर भी जा सकता है। मतलब यहां पर वर्क डन होगा, और वो भी वर्क डन जो होगा, अभी बताया था आपको कि वर्क डन अगर हो रहा है तो मतलब एनर्जी का जो एक्सचेंज है या तो हीट के फॉर्म में हो सकता है तो, और या तो वर्क डन के फॉर्म में भी हो सकता है। यहां पर सिस्टम जो है वर्क कर रहा है ताकि जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ अगर सपोज दैट जा रहा है तो यहां पर जो एनर्जी जो है, एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो किस फॉर्म में हो रहा है? वर्क के फॉर्म में हो रहा है।
तो निश्चित तौर पर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी का यहां पर ट्रांसफर हो रहा है वर्क के फॉर्म में। इसलिए ऐसा सिस्टम जहां पर मास का ट्रांसफर न हो, एनर्जी का ट्रांसफर हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड न होकर कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी का एक्सचेंज किस चूंकि कहेंगे तो सर आइसोलेटेड बाउंड्री है, लेकिन ठीक आइसोलेटेड बाउंड्री है, लेकिन पिस्टन चूंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो निश्चित तौर पर एनर्जी जो है वर्क डन के फॉर्म में हमको दिख रही है। इसलिए ये जो सिस्टम होगा वो क्लोज्ड सिस्टम होगा। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को जाने कि किसी भी सिस्टम की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई गिवन प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो मास डिपेंडेंट हो, या ऐसे कह सकते हो विच चेंज ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम। मतलब जब हम सिस्टम को कई पार्ट में डिवाइड करें तो जो सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला देखिए एग्जाम्पल मास। मास जैसे मान लेते हैं एक कमरा है, उसमें गैस भरी हुई है, गैस हमारा सिस्टम हो गया। अगर हम कमरे को दो पार्ट में डिवाइड करें तो दोनों पार्ट का जो गैस उसमें है मास क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होगा। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स, दोनों पार्ट्स में, दोनों भागों में नंबर ऑफ मोल्स जो गैस के होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्लियर? मतलब ये मास, वॉल्यूम, मोल, एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? मास पर। अगर हमने कमरे को डिवाइड किया, मतलब सिस्टम को डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट का मास अलग अलग है, मान लेते हैं, वॉल्यूम अलग अलग है, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं, तो निश्चित तौर पर एनर्जी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। क्लियर? तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, मास, वॉल्यूम, मोल, एनर्जी, ये मास डिपेंडेंट है। मास क्या है? डिपेंडेंट है। तो इन प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? देखो भाई, जैसे मान लो ये हमने ब्लॉक बनाया, सपोज दैट ये ब्लॉक बनाया, ये 3 ब्लॉक बनाए, ये एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। अब हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम इस ब्लॉक का, तीनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाएं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो बताइए क्या तीनों ब्लॉक में या तीनों बॉडी के लिए हमको हीट एक समान रूप से देनी होगी? हीट तीनों में इक्वल देनी होगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए? नहीं। इस पार्ट का मास कम है, इसका मास अधिक है, इसका और अधिक है, तो निश्चित तौर पर इस ब्लॉक का मास क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हमको बढ़ाना होगा तो हीट अधिक देनी होगी। यही क्या होता है? हीट कैपेसिटी। मतलब किसी भी सिस्टम का अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो निश्चित तौर पर हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर डिपेंड कर रहा है। यहां हीट कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो मास डिपेंडेंट हुआ। हीट कैपेसिटी सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टी है? जो मास पर डिपेंड कर रही है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सब याद कर लिए। एनर्जी से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। वो सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस, लेंथ, ईटीसी, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो बच्चों हमने क्या जाना? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट होती है। क्लियर? विच चेंज ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम। सिस्टम की जो प्रॉपर्टी सिस्टम को डिवाइड करने पर चेंज हो जाती है, अर्थात मास पर निर्भर करती है,
ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके ये एग्जाम्पल हो गए मास, वॉल्यूम, मोल, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, रेजिस्टेंस, लेंथ, etc। दूसरी प्रॉपर्टीज है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट है और इंटेंसिव जो होता है मास इंडिपेंडेंट है। देखिए भाई कंफ्यूजन ना हो, ये मास डिपेंडेंट और इंटेंसिव जो इन आ गया इंडिपेंडेंट, मतलब मास डिपेंडेंट और मास इंडिपेंडेंट। अगर हम किसी कमरे को 2-3 पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी। जो मास पर डिपेंड करे, क्लियर, जो चेंज हो जाए सिस्टम को डिवाइड करने पर वो एक्सटेंसिव, और जो मास पर डिपेंड न करे सिस्टम को कई पार्ट में डिवाइड करने पर जो प्रॉपर्टी चेंज न हो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। क्लियर। अगर हम कमरे को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लें, अब आपसे पूछे हर एक पार्ट, कमरे का हर एक पार्ट अपने आप में एक सिस्टम है, तो हर एक पार्ट का टेम्परेचर क्या अलग अलग हो जाएगा? नहीं, सभी का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। तो टेम्परेचर जो होगा मास इंडिपेंडेंट होगा। सिस्टम को कई पार्ट में डिवाइड करने पर टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो सिस्टम की जो प्रॉपर्टी सिस्टम को कई पार्ट्स में डिवाइड करने पर चेंज न हो, डू नॉट चेंज ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम, क्लियर, मास इंडिपेंडेंट हो जो प्रॉपर्टी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। सभी कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा, चाहे आप उस कमरे को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर लें। दूसरा एग्जांपल देखिए, प्रेशर, हर एक पार्ट का प्रेशर भी सेम होगा। कमरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसा नहीं होगा कि इस वाले पार्ट का प्रेशर कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा। टेम्परेचर सेम होगा, मतलब टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर, प्रेशर नहीं डिपेंड कर रहा है मास पर। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होगी? जो इस वाले रूम की होगी, गैस की जो डेंसिटी होगी वही उस वाले दूसरे वाले पार्ट की जो होगी डेंसिटी होगी। या ऐसे समझिए, अगर हम एक ग्लास पानी ले लें, क्लियर, अब इस ग्लास के पानी को हम 2 अलग अलग ग्लास में रख लें, तो बताइए क्या हर एक ग्लास के वाटर का जो डेंसिटी होगा क्या अलग अलग होगा? नहीं, चाहे ग्लास में थोड़ा पानी लो चाहे ज्यादा पानी लो, डेंसिटी जो होगी वाटर की अगर 1 ग्राम पर ml है तो सभी पार्ट की जो डेंसिटी होगी वो 1 ग्राम पर ml होगी। मतलब जो डेंसिटी है मास डिपेंडेंट नहीं है, मास इंडिपेंडेंट है, इसलिए डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और आगे एग्जांपल देखा जाए भाई, बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने कहा इन दोनों ग्लास का जो वाटर है, वाटर हमारा सिस्टम हो गया, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा? नहीं, वाटर है, क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मास डिपेंडेंट नहीं होगा, मास इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन, अगर हम एक ग्लास में शरबत बना लीजिए, क्लियर, अगर उसको हम कई पार्ट में कर शरबत को छोटे छोटे ग्लास में रख दें तो बताइए क्या जिस ग्लास में कम शरबत होगा उसकी कंसंट्रेशन दूसरी होगी, जिस ग्लास में ज्यादा शरबत होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या ज्यादा होगी? नहीं, कंसंट्रेशन जो होगी सभी शरबत की सेम होगी, सभी स्वीट वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। अर्थात कंसंट्रेशन जो होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब कंसंट्रेशन में चाहे मोलरिटी हो, चाहे नॉर्मलिटी हो, चाहे मोलरिटी हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, चाहे परसेंटेज बाय मास हो, बाय वॉल्यूम हो, मोल फ्रैक्शन हो, ये जितने भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं, क्लियर, सभी कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, क्लियर। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब भाई ग्लास है, चाहे वो ग्लास का छोटा पीस हो चाहे बड़ा पीस हो, ठीक है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एक ही तरह का ग्लास है, उसका छोटा पीस है या वो बड़ा पीस है, तो लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सेम होगा, मतलब मास पर निर्भर नहीं कर रहा है। अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है भाई? किसी भी बॉडी का, क्लियर, हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अगर कहीं स्पेसिफिक आ गया, स्पेसिफिक मतलब होता है, अब जैसे ये आपके सामने 3 बॉडी हैं,
अगर हम इसका 1 ग्राम ले लें, इस मटेरियल का 1 ग्राम ले लें, इससे भी ले लें, इससे भी ले लें, और इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बढ़ाएं, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बताइए इस ब्लॉक से हम ले लें 1 ग्राम सब्सटेंस, चाहे इससे लें चाहे इससे लें, तो भाई निश्चित तौर पर तीनों की जो हीट कैपेसिटी, सेम मटेरियल है ये तीनों, तो हीट कैपेसिटी जो होगी तो वो तो अलग अलग होगी, कोई छोटा ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक, सबसे बड़ा ब्लॉक, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इसका भी 1 ग्राम आपने लिया, इसका भी 1 ग्राम लिया, इसका भी 1 ग्राम लिया, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगी इस पूरे ब्लॉक के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए होगी। हम ये मोलर का मतलब हम पर मोल की बात कर रहे हैं, जहां भी मोलर आ जाए पर मोल की जहां पर हम बात करेंगे वो प्रॉपर्टी 100% इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। 1 मोल का कोई सब्सटेंस लें, उसका 1 डिग्री सेल्सियस जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर टर्म्स आ जाए, 1 मोल की बात जहां पे करेगा वो 100% इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ईएमएफ ऑफ सेल, मोलर एंट्रोपी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, मास डिपेंडेंट नहीं है, मास इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है मास इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर? चलिए अब आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हम बताते हैं, इसको आप ध्यान से देखें। तो बच्चों एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। हमको क्या पता है कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो सदैव इंटेंसिव होता है। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा। द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी है, अब बताइए डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव है, और 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है। मोलरिटी, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल मास डिपेंडेंट है अर्थात एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो इंटेंसिव होगा, मतलब मोलरिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। मोलर एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी पर मोल, बोलिए भाई एंट्रोपी पर मोल मतलब एंट्रोपी एक्सटेंसिव, मोल एक्सटेंसिव, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव, अर्थात मोलर एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या जाना, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होता है वो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। दूसरी बात देखिए ध्यान से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है नॉन एडिटिव होती है। जैसे देखिए भाई, मान लेते हैं इस कंटेनर में ये हमारा कोई सिस्टम है, यहां मास m1 है और इसका टेम्परेचर T1 है। दूसरे कंटेनर में जो सब्सटेंस है उसका मास सपोज दैट m2 है और इसका टेम्परेचर T2 है। अगर इन दोनों को मिलाकर हम एक बड़े कंटेनर में इसको रखें, इन दोनों सब्सटेंस को रखें, तो निश्चित तौर पर हम क्या देखेंगे, जो मास होगा वो m1 प्लस m2 होगा, लेकिन टेम्परेचर T1 प्लस T2 नहीं होगा। सपोज दैट अगर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, जब हमने दोनों को मिला कर रखा, क्लियर, तो इस कंटेनर में जो भी सब्सटेंस है, जो भी हमारा ये जो सिस्टम है, इसका टेम्परेचर ये जरूरी नहीं है क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो
यहां पर हमने क्या देखा कि मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव होती है। यहां पर जो टोटल सिस्टम का जो मास होगा वो m1 प्लस m2 होगा। टेम्परेचर जो होगा वो आपको पता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। हम दोनों का टेम्परेचर T1 प्लस T2, इस कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा वो हम T1 प्लस T2 नहीं कह सकते हैं। क्लियर? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉन एडिटिव होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको बताए थे मास डिपेंडेंट होती है। सिस्टम की जो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करे उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मास डिपेंडेंट होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है मास इंडिपेंडेंट होती है। ये हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको करिए। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको बताना है इसमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। करिए इसको आप। तो भाई देखिए स्पेसिफिक हीट, अब एक करके चेक करें। आप लोग कर लिया होगा आप लोगों ने। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अच्छा बताइए इसका फॉर्मूला बोलिए। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई L इंटू डेल्टा टी। Q क्या है? हीट। Q क्या है? हीट। और हीट आपको पता है कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। और मास कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इंटेंसिव। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट है हर एक मटेरियल के लिए। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिक्स होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हर एक मटेरियल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर? इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसी प्रॉपर्टी होती है? ये कांस्टेंट है। ये मटेरियल के लिए, हर एक मटेरियल के लिए डायरेक्टली कांस्टेंट फिक्स होता है, इसलिए एक ऐसी प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव बोलिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? बोलिए भाई, आप लोग बोलिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कैसी प्रॉपर्टी है भाई? वर्क डन कैसी प्रॉपर्टी है? वर्क डन भाई, वर्क हीट कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, क्योंकि मास डिपेंडेंट है, अमाउंट पर डिपेंड करता है। ज्यादा अमाउंट होगा चार्ज ज्यादा होगा, तो ये भी मास डिपेंडेंट है। ठीक, वर्क एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? इंटेंसिव। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। और गिव्स फ्री एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी टर्म्स आ जाए आप आंख बंद करके बता दीजिए कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। वैसे मैंने तुरंत ही क्वेश्चन को देखते ही हम तुरंत बता सकते थे, केवल ये पूछा था अगर मोर देन वंस में नहीं है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनर्जी टर्म्स जहां दिखा क्लियर वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव। एनर्जी से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, गिव्स फ्री एनर्जी है, ये सब कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।